हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, क्लास 6 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, क्या कब कहाँ और कैसे। आज इस चैप्टर्स का अंतिम दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि आज ये चैप्टर्स पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम एक लेक्चर्स लेंगे पूरा होल चैप्टर्स का, जिसको आप मैराथन कह सकते हो। उससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कल जहाँ तक हमने आपको ख़त्म किया था, हमने आपको बताया था कि कहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं, कहाँ तक नहीं, वो आप देख ही चुके होंगे। यहाँ तक हमारा हो गया था। ये जो तिथि है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तिथियों का मतलब यहाँ से शुरू करना था। इसके पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा लें, ताकि आप लोगों को आवश्यक सूचनाएं हर समय तक समय टू समय पहुंचती रहे, टाइम टू टाइम, और हम लोग जीएस अपना सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ स्ट्रांग करते रहें। तो फ्रेंड्स, बिन आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है तिथियों का मतलब। तिथियों के मतलब के पहले हम आपको बता दें कि हमने कल क्या क्या पढ़ाया था। हमने कल आपको ये सब सारी बातें बता दी थी। अतीत के बारे में कैसे जानना है, उसके विषय में हमने आपको पांडुलिपि बताया था, पांडुलिपि क्या होता है। अभिलेख बताया था, अभिलेख क्या होता है। इसके अलावा अभिलेख में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, पुरातत्वविद क्या होते हैं, पुरातत्वविद अभिलेख और पांडुलिपि का प्रयोग कैसे करते हैं, पुरातत्वविद अभिलेख और पांडुलिपि की सहायता से कैसे इतिहास को जानने के लिए मदद करते हैं, इतिहास कैसे उससे समझा जा सकता है, क्या क्या उस पर उत्कीर्ण होता है, कैसे वो हमारी इतिहास को जानने में सहायता करता है, क्या राजा रानी ही केवल अभिलेख में उत्कीर्ण करवाते थे। तमाम बातें हमने आपको कल के लेक्चर्स में बताई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग का वीडियो है, आप लोग उससे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तिथियों का मतलब। व्हाट इज़ द डेट। डेट क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स, आज तक इतिहास में आप पढ़ते आ रहे होंगे, ईसा पूर्व को लेकर के, ईसा पूर्व से पहले को लेकर के, शताब्दी को लेकर के, इन तमाम तिथियों का मतलब क्या होता है, इसका इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे आप और हम समझेंगे कि यह इस तिथि की है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम क्या बताओगे। तो जाहिर सी बात है, आप या तो तारीख बताओगे, या तो महीना बताओगे, या तो वर्ष बताओगे। लेकिन क्या कोई इसका एक परिपाटी है? जी हाँ। परिपाटी क्या है? ईसा मसीह, जो कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, उनका जन्म 2000 ईसा पूर्व हुआ था, और उसको एक परिपाटी मान लिया गया कि इनका जहाँ जन्म है, उसके बाद एक युग का चेंज हुआ कि 2000 वर्ष अगर कहते हैं तो समझ जाइए कि ईसा मसीह का जन्म है। और ईसा पूर्व कहते हैं तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का काल। इसी 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 तरीके से जब ईसा के बाद का काल कहते हैं, यानी कि ईस्वी कहा जाता है, तो ईसा के बाद अर्थात ईसा मसीह के जन्म जिस वर्ष हुआ उसके बाद का काल की गणना की जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? 2000। 2000 के पहले का काल क्या हो गया? ईसा के पूर्व का काल। और 2000 के बाद का काल क्या हो गया? ईसा के बाद का काल। और 2000 क्या हो गया? यानी कि 2000 एक परिपाटी चिन्ह है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए, वर्ष की गणना कौन से तिथि से की जाती है। आपसे हर समय हिस्ट्री के अगर आप विद्यार्थी हैं या कोई भी कम, वैसे भी आपको हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि गणना कैसे की जाती है। तो वर्ष की गणना जैसे कौन सी तिथि से की जाती है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म जिस डेट पे हुआ उसी डेट से वर्ष की गणना की जाती है। यहाँ पर ईसा मसीह हमने लिखा है। हमने यहाँ पर बताया कि ईसा से पहले, यानी कि ईसा से पहले का मतलब क्या हुआ। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर सब्जेक्ट की, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ईसा से पहले क्या है?
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी भी तिथियां हैं, जितना भी काल है, सब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व अगर हैं तो वो ईसा से पहले हैं। इसको ईसा पूर्व भी कहते हैं। इसका एक नाम है ईसा पूर्व, कहीं कहीं ब्रैकेट में ये भी लिखा होता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कहीं कहीं बीसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिफोर क्राइस्ट या बीसीई कहते हैं। तो अगर किसी भी किताब में आपको ईसा से पहले मिल जाए या ईसा ईसा पूर्व मिल जाए इस तरीके से लिखा हुआ, या इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, या बी सी मिल जाए, या बिफोर क्राइस्ट मिल जाए, या फिर बी सी ई मिल जाए, तो फ्रेंड इन सब का मतलब केवल और केवल होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां। अर्थात ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उनके पूर्व की सभी तिथियां की गणना ऐसे ही की जाती है। यानी ये सब परिचायक हैं, ये सब इंडिकेट करती हैं क्या, कि ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की ये तिथि है। अब ईसा से बाद की तिथि, ये तो हो गई ईसा से पहले की तिथि। फिर आती है ईसा से बाद। ईसा से बाद यानी कि मैंने अभी बताया कि 2000 क्या है, 2001 बिंदु है। क्या बिंदु है? ये 2000 से पहले का अगर तिथि है तो उसको क्या कहेंगे? ईसा पूर्व, यानी कि 2000 से पहले। और इसको है तो ये क्या कहेंगे? पूरा उसके सामने वर्ष लिखेंगे। ठीक है, उसके सामने वर्ष लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए ईसा के बाद से है तो 2000 वर्ष। ठीक है, कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 वर्ष। तो 2023 वर्ष, तो यहाँ पर वर्ष लिखेंगे। ये किस चीज़ का संकेतक है? कैसे कॉन्सेप्ट इसका यूज करते हैं? ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, इसका मतलब हुआ 2000 वर्ष बाद। ये आफ्टर की तिथि है। ठीक है, इसका मतलब हुआ आफ्टर। ये इंडिकेट आफ्टर को करता है और ये बिफोर को करता है, बिफोर। ठीक है, और ये क्या करता है? उनका जन्म जब हुआ था 2000 ईसा पूर्व, तो उसको इंडिकेट करता है। अब आगे हम आते हैं ईसवी को लिखा हुआ। ईसवी को फ्रेंड्स कहीं कहीं एडी भी कहते हैं। एडी दो लैटिन शब्दों से बना होता है। एनो और डोमिनी से बना होता है। एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ? ईसवी। इसीलिए किसी कीमत पर कहीं कहीं कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग कि ईसवी लिख दिया या एडी लिख दिया या एनो डोमिनी लिख दिया। उसका मतलब एक ही है, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। इसको कहीं कहीं सीई बोलते हैं। सीई का मतलब कामन एरा होता है। कभी कभी एडी की जगह सीई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपके सामने तिथियों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। पहली चीज़ कि अगर ईसा पूर्व कहता है तो आपको ये समझ जाना है कि 2000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है, आज से 2000 साल पहले। ईसवी की बात कर रहा है तो ईसा मसीह के जन्म की वर्ष की बात कर रहा है। 2000 वर्ष कर, जैसे 2023 वर्ष उसने कह दिया, तो इसका मतलब कि 2000 साल के बाद। ठीक है, 2000 वर्ष के बाद की तिथि का उल्लेख वो कर रहा है। इसीलिए इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का पूरा तिथियों का मतलब हमने आपको बताया कैसे क्या है, बेहतरीन ढंग से समझाया हमने आपको। यहाँ पर जो है बीसी क्या है, एसी क्या है, बीसीई क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्तमान से पहले को बिफोर प्रेजेंट भी कहा गया है, जो बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। ठीक है, कभी कभी बिफोर प्रेजेंट के लिए बीपी का प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो जैसे बिफोर प्रेजेंट है बीपी, इस हिंदी में ईसवी, तो ये सब ईसा पूर्व को ई और पू लिख दिया गया। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, उसका शॉर्ट फॉर्म कहीं कहीं लिख दिया जाता है। ठीक है, अन्यत्र जैसे अब ये पूरी की पूरी तिथियां कंप्लीट हो गई। अब अन्यत्र पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर वही दिया गया है कि अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। जैसे इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। अभिलेख हमने पहले भी बताया था कि कैसे उत्कीर्ण करवाते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं, उसका कार्य क्या है, पिछले वीडियो में आप बाकायदा देख चुके होंगे। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषा का प्रयोग किया जाता है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपि में बहुत बदलाव आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप एक अभिलेख देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर आप, ये 5000 वर्ष पूर्व यहाँ का ये अभिलेख है। ये अफ्रीका में मिस्र देश से मिला हुआ है। इसकी लिपि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिपि है, जो कि अज्ञात है। अभी तक यहाँ पर
ये अज्ञात लिपि को जानने का अभी तक प्रयास हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए कैसे कैसे मिस्र की, उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से लिखी हुई है। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये इस लिपि का क्या है व्याख्या। मिस्र के उस उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का कस्बा था जहाँ से उत्कीर्ण पत्थर मिला हुआ है। यहाँ पर 3 भिन्न भिन्न भाषा लिपि, कौन कौन सी, यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकार का उल्लेख हुआ है। ठीक है, विद्वान भाषा यूनानी पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया क्या कि राजा रानी के नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद यूनानी मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। तो जैसे भाषा होती है, लिपि, भाषा किससे बनती है, लिपि से, लिपि मिलकर के भाषा बनाती है। उसी तरीके से ये जो अभिलेख पर उत्कीर्ण है, आज तक जो पढ़ा नहीं जा सका है, उसको किसी तरीके से पुरातत्वविद उसको भाषाविद की सहायता से लेकर के या भाषा विज्ञान की सहायता से लेकर के क्या बताते हैं कि ये लिपि इस तरीके से है, इसका मीनिंग ये निकलता है, इस तरीके से उसकी पूरी की पूरी बताते हैं क्या कहना चाहता है, क्या उत्कीर्ण है क्या नहीं। फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, एल अक्षर के लिए, एल का मतलब शेर। ठीक है, लायन, अभी भी आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्या, लायन, लायन का मतलब शेर होता है। तो ये मिस्र में लिखा हुआ लिपि था, तो उससे क्या हुआ कि पहचान हुआ, शेर किससे प्रयुक्त होता है, एल से। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरीके से ए अक्षर, ए क्या है, यहाँ पर देखिए, ए चिड़िया यानी कि कौवे के लिए, फिर ए गौरैया के लिए। इसी तरीके से जो लीप की बद्धता है, जो लिपि संकेत करता है, लिपि इस तरीके से मिलता है, फिर अभिलेख भी इसी तरीके से मिलता है। दो के दोनों इसी तरीके से समानांतर क्रम में विद्वान रख करके आपको या हमारी इतिहास को जानने के लिए मदद करते हैं, हमारा इतिहास उससे संबद्ध होता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्या हुआ, चैप्टर से ख़त्म हुआ। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग है। जैसे आप लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके होंगे, इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत आसान होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जैसे नर्मदा घाटी को मिलान करना है, नर्मदा घाटी को आप कहाँ से मिलान करेंगे, आखेट तथा संग्रहण। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नर्मदा घाटी के किनारे ये जो पुरातत्व हमारे पूर्वज थे, यहाँ पर आप पढ़िए, ये क्या थे, नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले लोग इसी तट पर रहते थे, कुशल संग्राहक थे, आखेट और शिकार करते थे। तो इसलिए इसका इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि नर्मदा घाटी, आखेट तथा संग्रहण। तो पहले का क्या हो गया, बी। फिर मगध भारत का पहला बड़ा राज्य है, ये सब जानते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पे मिली है, ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और एक विशाल राज्य था। ठीक है, फिर आते हैं हम गारो पहाड़ी पर। गारो पहाड़ी क्या है, फिर गारो पहाड़ी को आप सबसे पहले आरंभिक कृषि यहाँ पर हुई, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, ये क्या है, यहाँ पर आरंभिक कृषि का विकास हुआ। ठीक है, तो ये इसी तरीके से मिल रहा है। फिर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे क्या है, ये चौथा आप कहाँ से बिलोंग करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में प्रथम नगर की स्थापना हुई 4700 ईसा पूर्व में, जहाँ पर आपको मिलता है। फिर गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इस तरीके से पूरा का पूरा क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम लोग एनसीईआरटी में, यूपीएससी इसी तरीके से पूछता है, आपको याद होना चाहिए। कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कौन थे, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी का नगर मगध का बड़ा राज्य कौन था, मगध बड़ा राज्य कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान में, वर्तमान का मतलब क्या है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्तमान तिथि का मतलब क्या है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात वो कर रहा है। तो यहाँ पर पांडुलिपि तथा अभिलेख में एक प्रमुख अंतर बताओ। कल ही हमने पढ़ाया था, पांडुलिपि किसकी बनती है, हिमालय में भुर्ज नामक वृक्ष बनता है, वृक्ष होता है, उसकी छाल उखाड़ करके बनाई जाती है। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं,
ये देखिए, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको सीसेट में क्वेश्चंस निकालना है, ढूंढना है। ये आपको पांडुलिपि बनी हुई होती है। फिर अभिलेख क्या होता है, यहाँ पर लिखा होगा गया है। अभिलेख में आप यहाँ देखिए, अभिलेख कैसे होते हैं, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। तो ये अभिलेख किसके, पांडुलिपि किसके बनते हैं, वृक्ष के। और अभिलेख किसके बनते हैं, धातु अथवा कठोर कठोर धातु की और या पत्थर की बनते हैं, ताकि वो जल्दी नष्ट न होने पाए। फिर इसके बाद यहाँ पर आइए चर्चा करें, मिलते हैं। ये आपका चैप्टर से पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। और आप लोग जितना इससे हो सके उतना रिवाइज करिए, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व हमने करा दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, जितना हो सके उतना आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग मिलते हैं, आरंभिक मानव की खोज में। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स। अंत में लास्ट हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर। जय हिंद, जय भारत।